नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त तीस कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज इस वीडियो में हम एनालिसिस करने वाले हैं फाइन ऑर्गेनिक्स का। तो देखिए, इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आजकल मैं एक बुक पढ़ रहा हूँ जिसका नाम है द वैल्यू माइग्रेशन। तो देखिए, इस बुक के जो कंसेप्ट के अनुसार कोई भी बिजनेस 3 फेज में होता है, जिसमें कि पहला होता है द वैल्यू इनफ्लो, दूसरा होता है फिर स्टेबिलिटी और तीसरी होती है फिर वैल्यू आउटफ्लो। कहने का मतलब है कि किसी कंपनी में से तो देखिए वैल्यू इनफ्लो हो रही होगी, यानी कि किसी कंपनी के अंदर वैल्यू आ रही होगी। दूसरा, फिर कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जहां पर देखिए अभी एक स्टेबिलिटी बन चुकी है, और कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जहां से वैल्यू आउटफ्लो हो रही होगी। एग्जांपल के तौर पे टेलीकॉम सेक्टर के अंदर जब से जियो आया है तो वहां पर देखिए कस्टमर जुड़ते ही जा रहे हैं, यानी कि उस कंपनी के अंदर वैल्यू इनफ्लो होती जा रही है। लेकिन वहीं पर एयरटेल या फिर जो हमारा आइडिया वोडाफोन है, वहां से देखिए वैल्यू आउटफ्लो हो रही है, क्योंकि वहां से कस्टमर उन्हें छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। और स्टेबल बिजनेस के अंदर वे बिजनेस आते हैं जो कि देखिए काफी फल फूल चुके हैं, जिन्होंने मार्केट के अंदर अपनी एक लीडरशिप कायम कर ली है, जैसे कि एशियन पेंट या फिर पिडलाइट। इसके साथ में इस बुक में यह भी बताया गया है कि किसी बिजनेस से वैल्यू आउटफ्लो होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। वैल्यू माइग्रेशन के मेन कारण हो सकते हैं लो कॉस्ट, इनोवेशन, कन्वीनियंस, लो स्विचिंग कॉस्ट और फिर टेक्नोलॉजी। तो देखिए, जिस समय पे जियो आया था तो उसने ये अनाउंस किया था कि वो 6 महीने तक कोई भी पैसा नहीं लेगा, यानी कि उसकी सर्विस बिल्कुल फ्री थी। तो यहाँ पे जियो ने कॉस्ट पे प्ले किया, यानी कि उसने कॉस्ट को ही खत्म कर दिया। जहाँ पे पहले नंबर 1 पे एयरटेल होता था, अब नंबर 1 पे जियो आ चुका है। इसके अलावा मैं आपको एक एग्जांपल और देना चाहूंगा। तो देखिए, पहले हम सबके पास नोकिया के फोन होते थे, लेकिन नोकिया ने अपनी R&D पे इन्वेस्ट नहीं किया और उसने समय के साथ बदलाव नहीं किया, तो वहां पर वो इनोवेशन के मामले में देखिए पीछे रह गया। जबकि और जो सब फोन थे जैसे कि सैमसंग या फिर जो चाइनीज फोन है और ये सब मोबाइल कंपनियां उससे काफी आगे निकल गई हैं, और आज नोकिया पूरी तरह से मार्केट से बाहर हो चुका है। तो यानी कि यहाँ पर भी देखिए वैल्यू माइग्रेशन हुआ है नोकिया से, और दूसरी तरफ जो सैमसंग है वहां पर देखिए वैल्यू इनफ्लो हुआ है। तो ऐसे में अगर आप किसी ऐसी कंपनी को चूज कर लेते हो जहां पर देखिए वैल्यू इनफ्लो होने वाला है या फिर वैल्यू इनफ्लो हो रहा है, तो वहां पे काफी अच्छा पैसा बनाया जा सकता है। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम एक ऐसी कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं जिसमें कि मुझे लगता है कि वैल्यू इनफ्लो हो रहा है। तो अब हम आगे देखेंगे कि वैल्यू इनफ्लो इसके अंदर देखिए कहां से हो रहा है। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं फाइन ऑर्गेनिक्स के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फाइन ऑर्गेनिक्स की शुरुआत कैसे हुई थी। फाइन ऑर्गेनिक्स की स्थापना साल 1970 में रमेश शाह और प्रकाश कामत जी ने की थी। उसके बाद साल 1973 से 88 के बीच में इन्होंने अपने 2 प्लांट लगाए, जिसमें इनका पहला प्लांट था इनका डोंबिवली के अंदर जो कि महाराष्ट्र में है, और दूसरा प्लांट अंबेरनाथ में लगाया, और तीसरा प्लांट इन्होंने 2001 से 2 के बीच में बदलापुर में अपना लगाया। और दोस्तों 2018 के अंदर कंपनी अपना IPO लेके आई है जो कि सक्सेसफुली सब्सक्राइब हुआ था। इसके बाद हम देखते हैं कि कंपनी बनाती क्या है। तो देखिए, फाइन ऑर्गेनिक्स ओलियोकेमिकल बेस्ड एडिटिव्स बनाती है। तो यहाँ पे देखिए काफी ध्यान दीजिए, ओलियोकेमिकल्स और एडिटिव्स देखिए 2 अलग अलग शब्द हैं, और ये दोनों ही देखिए काफी इंपॉर्टेंट है अगर आपको इस कंपनी का बिजनेस को समझना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि ओलियोकेमिकल्स क्या होते हैं। तो बेसिकली देखिए, ओलियोकेमिकल्स जो प्लांट से ड्राइव करके बनाए जाते हैं, यानी कि जो प्लांट का जो ऑयल होता है उससे ये बनाए जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे पाम ऑयल, कैस्टर ऑयल और फिर मस्टर्ड ऑयल से ओलियोकेमिकल्स बनते हैं। इसके बाद अब हम समझते हैं एडिटिव्स को। तो देखिए, एडिटिव एक ऐसा सब्सटेंस होता है, एक ऐसा केमिकल्स होता है जिसे कि किसी दूसरी चीज में मिलाया जाता है। किस लिए? अगर आपको उसको प्रिजर्व करना है, यानी कि अगर आपको उसकी लाइफ बढ़ानी हो, अगर आपको उसमें कोई डिजायर फॉर्म चाहिए, या फिर आपको उसकी स्ट्रेंथ बढ़ानी हो, तो फाइन ऑर्गेनिक्स इस तरह के केमिकल्स बनाती है। तो अब आगे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि ये एक्चुअल में कहाँ कहाँ पे यूज होते हैं। सबसे पहले हम इंडियन केमिकल इंडस्ट्री का एक ओवरव्यू लेते हैं। केमिकल इंडस्ट्री के अंदर बल्क केमिकल्स सबसे ज़्यादा यूज होता है, उसके बाद फिर स्पेशलिटी केमिकल्स और फिर होता है पेट्रोकेमिकल्स। तो यहाँ पे देखिए ओलियो केमिकल्स का मार्केट शेयर देखिए सिर्फ 7% है। तो यहाँ से हमें पता लगता है कि ओलियो केमिकल अभी तक देखिए अंडर पेनिट्रेटेड है। तो दोस्तों अब हम ओलियो केमिकल की वैल्यू चेन को समझते हैं, क्योंकि इसको देखिए समझना काफी जरूरी है। ओलियो केमिकल की इनपुट सोयाबीन ऑयल, पाम ऑयल, कैस्टर ऑयल और फिर मस्टर्ड ऑयल की सहायता से ओलियोकेमिकल्स बनता है। इसके बाद जो कंपनी है अपने फिर एडिटिव्स को बनाती है, यानी कि फाइन ऑर्गेनिक्स के लिए जो रॉ मटेरियल है वो होगा सोयाबीन ऑयल, पाम ऑयल, कैस्टर ऑयल और फिर मस्टर्ड ऑयल। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये कहाँ कहाँ पे यूज होते हैं। फाइन ऑर्गेनिक्स फूड एडिटिव बनाती है, यानी कि इनका इस्तेमाल फूड इंडस्ट्री में होता है एज ए इमल्सिफायर, एंटी फंगल एजेंट्स, ऑयल ब्लेंडर के रूप में इनका इस्तेमाल होता है। इनका इस्तेमाल किया जाता है बिस्कुट बनाने में, ब्रेड बनाने में और फिर डेयरी प्रोडक्ट्स बनाने में। आपने कई बार देखा होगा कि दूध की थैली पे हमारा लिखा रहता है
कि इस दूध को आपको इतने दिन तक आपको यूज करना, या फिर आपने ब्रेड के ऊपर भी लिखा देखा होगा कि आपको ये 2 दिन के अंदर या फिर 3 दिन के अंदर आपको इस्तेमाल कर लेना चाहिए। यानी कि उसके अंदर इस तरह का एडिटिव मिलाया गया है कि उसकी जो लाइफ है वो थोड़ी सी देखिए यहाँ पे बढ़ गई है। इसके अलावा इनका यूज आइसक्रीम और बेवरेज में भी होता है। इसके बाद अब हम चेक करते हैं कि ग्लोबल फूड एडिटिव की मार्केट साइज कितनी बड़ी है। तो देखिए ग्लोबल फूड इमल्सिफायर की मार्केट कुछ 2500 मिलियन डॉलर की हो सकती है 2023 तक, और इसके अंदर 5.4% के CAGR से हमें ग्रोथ देखने को मिल सकती है। वहीं पे अगर हम इंडियन फूड इमल्सिफायर मार्केट साइज देखें तो वो 2023 तक 145 मिलियन डॉलर्स की हो सकती है, जहां पर कुछ हमें 7.36% की ग्रोथ हमें देखने को मिल सकती है। यानी कि पूरी दुनिया से हमें इंडिया के अंदर काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे मैं आपको समझाना चाहूंगा कि इमल्सिफायर क्या होता है। तो देखिए इमल्सिफायर, देखिए जो हमारा पानी है और जो हमारा तेल है, आप उन दोनों को देखिए मिक्स नहीं कर सकते हो। तो ऐसे में ये कंपनी कुछ ऐसा केमिकल बनाती है कि उसके द्वारा आप इन दोनों को आप मिक्स कर सकते हो। तो इसकी काफी डिमांड है पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर। यहाँ पे मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि इंडिया के अंदर ओलियो केमिकल्स के लिए देखिए सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है फाइन ऑर्गेनिक्स, और देखिए वर्ल्ड के अंदर इसका 6ठे नंबर पे नाम आता है। इसके बाद कंपनी पॉलीमर एडिटिव बनाती है। तो इसके इस्तेमाल से देखिए हम बोतल के ढक्कन, वायर एंड केबल, फर्नीचर, या फिर जो हमारे PVC CPVC पाइप बनते हैं वहां पर इनका यूज हो सकता है। ऑटोमोबाइल और पैकेजिंग फिल्म्स में इसका इस्तेमाल होता है। तो अब हम देखते हैं कि पॉलीमर एडिटिव की मार्केट साइज कितनी है। पॉलीमर एडिटिव की ग्लोबल मार्केट कुछ 30,875 मिलियन US डॉलर की है, जो कि 4.6% के CAGR से बढ़ने की हमें उम्मीद है। वहीं पर अगर हम इंडियन मार्केट में देखें तो वो कुछ 1644 मिलियन डॉलर्स की है, जो कि 2026 तक 6.7% के CAGR से हमें बढ़ने की उम्मीद है। इसके अलावा कंपनी कॉस्मेटिक एडिटिव्स भी बनाती है, जिसका इस्तेमाल हम पर्सनल केयर, होम केयर, स्किन केयर के जो प्रोडक्ट्स बनते हैं वो देखिए इन्हीं से ही बनाए जाते हैं। इसके अलावा कंपनी काफी तरह के स्पेशलिटी एडिटिव्स बनाती है, जिसका इस्तेमाल पेंट, कोटिंग और इसके अलावा फिर ये फीड न्यूट्रिशन एडिटिव्स बनाती है, जिसका इस्तेमाल पशुओं के चारे के लिए किया जाता है। तो अब हम नजर डालते हैं कि स्पेशलिटी एडिटिव्स की मार्केट साइज क्या है। फीड न्यूट्रिशन में हमें 11 से 13% की ग्रोथ देखने को मिल सकती है। वहीं कॉस्मेटिक और फार्मास्यूटिकल्स के अंदर हमें 10 से 12% की हमें ग्रोथ देखने को मिल सकती है। उसके अलावा जो एडिटिंग फॉर कोटिंग्स यानी कि जो पेंट वगैरह हो गया, वहां पर हमें 8 से 10% की हमें ग्रोथ देखने को मिल सकती है। उसके अलावा फिर जो रबड़ है वहां पर इन्हें को 6 से 7% की ग्रोथ देखने को मिल सकती है। फाइन ऑर्गेनिक्स का कस्टमर बेस काफी डाइवर्सिफाई है। तो इस कंपनी के पास देखिए USA और यूरोप के अंदर वेयर हाउसेस हैं, और ये 75 से ज्यादा कंट्रीज के अंदर अपने 180 डिस्ट्रीब्यूटर्स की मदद से 5000 कस्टमर्स को अपने प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और इनके पास 470 से ज्यादा प्रोडक्ट्स इनके पास पेटेंटेड हैं। फाइन ऑर्गेनिक्स को 55% अपना रिवेन्यू एक्सपोर्ट से मिलता है, वहीं पे डोमेस्टिक से केवल इन्हें 45% का रिवेन्यू मिलता है। दोस्तों मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा कि इस कंपनी के पास देखिए मोट है। तो देखिए जैसा कि देखिए वॉरेन बफेट जी बोलते हैं कि अगर आपने किसी ऐसी कंपनी को बाय किया जिसके पास देखिए कोई मोट है, तो वो कंपनी आपको लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट जरूर कमा के देगी। तो यहाँ पे इस कंपनी के पास मल्टीपल एंट्री बैरियर्स हैं। तो सबसे पहले देखिए ये कंपनी केमिकल्स बनाती है, यानी कि वो केमिकल्स जो कि देखिए हम आम आदमी यूज करते हैं हमारी स्किन पे, उसको देखिए हम खाते हैं। यानी कि ये कंपनी जो केमिकल्स बनाती है उसका डायरेक्ट असर हमारी जिंदगी पे हो सकता है। तो ऐसे में जो कंपनियां इनसे जो केमिकल्स खरीदती हैं जैसे कि पार्ले जी या फिर HUL, तो यहाँ पे उनके लिए वो काफ़ी जरूरी हो जाता है कि जो उनका जो कस्टमर है वो काफ़ी लॉयल होना चाहिए, उसकी जो क्वालिटी जो स्टैंडर्ड है वो काफ़ी हाई होना चाहिए। तो इसके अलावा देखिए यहाँ पर ऐसा नहीं है कि अगर आपने किसी कंपनी में अप्लाई किया तो आपको रातों रात ही वहाँ से आपको लाइसेंस मिल जाएगा। जी नहीं, यहाँ पर कम से कम 3 से 5 साल का समय लगता है। अगर आपने कोई केमिकल बनाया, आपने कोई एडिटिव बनाया है, तो उसको आपको अप्रूव कराने में ही कम से कम 3 से 5 साल का समय लग जाता है। तो ऐसे में यहाँ पर देखिए काफ़ी तरह के मल्टीपल एंट्री बैरियर्स हैं, जिसके कारण दूसरी कंपनी आसानी से आकर MNC कंपनी के साथ काम नहीं कर पाएगी। इसके अलावा इस सेगमेंट के अंदर काफ़ी लिमिटेड प्लेयर्स हैं। तो यहाँ पे देखिए कम प्लेयर्स होने के कारण यहाँ पे देखिए कंपटीशन भी काफ़ी कम है। इसके अलावा देखिए फिर ओलियो केमिकल्स बनाने की जो टेक्निक है, जो प्रोसेस है, वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, जो कि एक हाई एंट्री बैरियर क्रिएट करता है। दोस्तों इसके बाद हम देखते हैं कि इस कंपनी के सामने कौन कौन से चैलेंजेस आ सकते हैं। तो देखिए जैसा कि हमने देखा कि इस कंपनी का जो रॉ मटेरियल वो निकलता है पेड़ पौधों से। तो अगर कल को मान लीजिए कोई बाढ़ आ जाती है या फिर कल को कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती है, तो ऐसे में जो फसल है वो देखिए खराब हो सकती है। और दूसरा, इनका जो रॉ मटेरियल है वो देखिए काफ़ी देखिए वोलेटाइल रहा है। अप्रैल 2020 के बाद से देखिए इनके रॉ मटेरियल के अंदर काफ़ी आपको वोलेटाइल आपको देखने को मिलेगी।
इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि मलेशिया देखिए जो कि पाम ऑयल के लिए सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, उसने कुछ समय पहले अपने पाम ऑयल पे बैन लगा दिया, जिसके कारण भारत के अंदर पाम ऑयल के प्राइस काफ़ी बढ़ गए थे। और जैसा कि इस कंपनी का जो आर्म है वही देखिए पाम ऑयल है, तो यहाँ फिर इस कंपनी को काफ़ी फिर हाई प्राइसेस पे उसे खरीदना पड़ता है, जिससे कि जो इनका प्रॉफिट मार्जिन है वो यहाँ पे काफ़ी हमें श्रिंक देखने को आगे मिल सकता है। दोस्तों शुरुआत में हमने बात की थी वैल्यू माइग्रेशन कंसेप्ट की, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर देखिए एक वैल्यू माइग्रेशन हो सकता है, यानी कि ये कंपनी बेनिफिशियरी हो सकती है वैल्यू इनफ्लो का। दोस्तों आज भी काफ़ी सारे प्लास्टिक प्रोडक्ट्स और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स के अंदर पेट्रोकेमिकल्स का यूज होता है। तो मैं आपको बता दूं कि पेट्रोकेमिकल जो है हमारी स्किन के लिए काफ़ी हानिकारक है, वो देखिए पोल्यूशन फैलाता है। तो सबसे पहले मैं आपको इन दोनों के बीच में एक कंपेरिजन करके दिखाता हूँ कि जो ओलियोकेमिकल्स है और जो पेट्रोकेमिकल्स है उनमें देखिए कितना डिफरेंस है। हम ओलियोकेमिकल्स और पेट्रोकेमिकल्स को यहाँ पे डिफरेंट पैरामीटर पर कंपेयर करते हैं। तो देखिए पहला तो जो है इसका टाइप, तो देखिए ओलियोकेमिकल जो है वो नेचुरल तरीके से निकाला जाता है, वहीं पे जो पेट्रोकेमिकल्स है वो सिंथेटिक होता है। इसके अलावा इनका जो आरएम सोर्स है, यानी कि जो इनका रॉ मटेरियल सोर्स है, तो देखिए ओलियोकेमिकल्स है वो हमारे वेजिटेबल ऑयल से बनाया जाता है। दूसरी तरफ जो पेट्रोकेमिकल्स है वो क्रूड ऑयल से ड्राइव करके बनाए जाते हैं। उसके बाद फिर जो सस्टेनेबिलिटी है वो देखिए ओलियोकेमिकल्स के अंदर होती है, वहीं पे पेट्रोकेमिकल्स के अंदर वो नहीं होती है। उसके अलावा बायोडिग्रेडेबल, तो देखिए ओलियोकेमिकल्स में यस और वहीं पे पेट्रोकेमिकल्स में नो। उसके बाद देखिए एनवायरनमेंट, तो देखिए एनवायरनमेंट के अंदर ओलियोकेमिकल्स क्योंकि देखिए वेजिटेबल से बनाया जाता है तो वहां पर वो एक एनवायरनमेंट फ्रेंडली होता है, वहीं पे जो पेट्रोकेमिकल्स है वो देखिए पोल्यूशन फैलाता है। तो दोस्तों यही कारण है कि आजकल काफी सारी कंपनियां पेट्रोकेमिकल की जगह पे ओलियोकेमिकल्स को प्रेफर कर रही हैं। तो दोस्तों मुझे लगता है कि ओलियोकेमिकल सेगमेंट के अंदर एक हमें वैल्यू इनफ्लो देखने को मिल सकता है। इसके अलावा काफ़ी ऐसी कम कंपनियां होती हैं जो कि मुझे पहली ही नज़र में अच्छी लगती है, तो उनमें से देखिए एक फाइन ऑर्गेनिक्स एक थी, क्योंकि जब मैंने इसका चार्ट देखा था तो वो देखिए लगभग 45 to 60 डिग्री के एंगल पे है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जितने भी देखिए कंसिस्टेंट कंपाउंडर स्टॉक्स होते हैं उनमें आपको यही ट्रेंड आपको देखने को जरूर मिलेगा। तो दोस्तों इस कंपनी के बारे में आपकी क्या राय है आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और आज का एनालिसिस आपको कैसा लगा वो भी आप मुझे नीचे बता सकते हो। तो दोस्तों आज की वीडियो में केवल इतना ही। अब दोस्तों मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।